नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीईवी का एक 2016 का पेपर जो एई के लिए हुआ था। और इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट में आज आपके सामने 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सेकेंड पार्ट में उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और पहला क्वेश्चन है, इफ द I1 is 4 ampere and I2 is 2.5 ampere, the value of current I3 in the circuit is। आपसे पूछा गया है कि I3 कितना होगा। तो सबसे पहले सर्किट को आप देखिए। यहाँ पर आपको तीन करंट I1, I2 एंड I3 दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे एक बड़ा सा नेटवर्क आपको शो हो रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। इस रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को आप एक नेटवर्क मान सकते हैं। और इस पूरे के पूरे नेटवर्क को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन करंट इसमें इंटर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसको ऐसे हम एक नोड के जैसे बिहेव करेंगे। और आप देखेंगे कि इस नेटवर्क पर तीनों करंट का समेशन इक्वल टू 0 होगा। तो इस इक्वेशन से I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ आप देखेंगे I1 आपको दिया हुआ है 4 एम्पियर, I2 आपको दिया हुआ है -2.5 एम्पियर, I3 आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से I3 आपका निकल के आ जाएगा, वो होगा -1.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन इसका सही होगा, -1.5। यहाँ दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें तो आपको फिर से एक सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में आपसे कुछ गिवन क्वांटिटीज हैं। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस R3 इज 40 वाट एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड अप्लाइड वोल्टेज भी आपसे पूछा हुआ है। तो यहाँ आपको V निकालना है और यहाँ पर R1 कितना होगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जिसके लिए आपको क्वांटिटीज दी हुई हैं। पावर जो दी हुई है रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस वो है 40 वाट। दोस्तों, इससे आपको यहाँ पर सबसे पहले I3 निकालना होगा। इस पावर से आप I3 निकालने की कोशिश करेंगे, उससे आपको I2 मिलेगा इन 1 एम्पियर और इस I3 का समेशन। यहाँ से आपको I2 मिलेगा और I2 से आप यहाँ की ओर जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारे क्वांटिटीज आपको दिखाई पड़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ आपको पावर दिया हुआ है और जो है 40 वाट दिया हुआ है। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यदि हम पावर का फार्मूला लगाएं तो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R होगा। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 10 इंटू 1, क्योंकि जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस है उतना ही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा R3 के अक्रॉस। तो यहाँ पर आपने पावर का जब फार्मूला लगाया है तो 40 पावर P इक्वल टू 40 इक्वल टू वोल्टेज कितना है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R3। R3 यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 100। दोस्तों, यहाँ R3 आपका निकल आया। अब R3 यदि आपको मालूम चल गया है तो आपको करंट आप निकाल सकते हैं। और करंट के लिए आपको यहाँ V=IR दिया हुआ है, जिससे आपका जो करंट आ जाएगा I3 वो आ जाएगा यहाँ पर 4 एम्पियर। और जो 4 एम्पियर आपका करंट I3 आ गया, इस I3 यानी I2 आपका जो समेशन है I2 समेशन है I3 प्लस 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका I2 जो आएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, यहाँ पर आ गया। अब I2 आ जाने से आपका यहाँ तक का वोल्टेज कितना दिया हुआ था आपका, चूंकि ये I2 5 एम्पियर आ गया है और यहाँ आप देखें तो यहाँ दो करंट डिवाइड हो रहे हैं, एक I2 और एक I1। और यहाँ टोटल करंट जो आ रहा है वो 5 एम्पियर आ रहा है। यानी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा करंट 5 एम्पियर यहाँ से I2 के थ्रू निकल गया है या 2 ओम के अक्रॉस निकल गया है। यहाँ जो I1 है यहाँ कोई करंट गया ही नहीं है। यानी आप सर्किट से देखेंगे, क्योंकि आपने जो I2 कैलकुलेट किया है वो 5 एम्पियर है और जब 5 एम्पियर इसी के अक्रॉस निकल गया है
तो टोटल करंट यदि 5 एम्पियर ही आ रहा था आपका, तो I1 यहाँ पर कुछ करंट यहाँ पर गया ही नहीं। टोटल करंट आपका जो सीधा यहाँ पर R2 के अक्रॉस निकल गया है। तो यहाँ इसके अक्रॉस जब करंट गया ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी इतना रेजिस्टेंस है कि कुछ भी करंट इसके अक्रॉस नहीं गया है। दूसरी आपसे क्वांटिटीज जो पूछी हुई थी, तो वोल्टेज V के बारे में आपसे पूछा गया था। तो वोल्टेज भी आप कैसे निकालेंगे, इतना वोल्टेज यानी ये वोल्टेज आपको गिवन है, ये दोनों वोल्टेज इक्वल है, कितना है 10 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है 10 वोल्ट। इसमें से आपको और ऐड करना है ये वाली क्वांटिटीज, ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर इंटू 5 इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आप इसके अक्रॉस, चूंकि आपको इन दो पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए और यही वोल्टेज आपका देखेंगे, इन दो पॉइंट के अक्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए है, और इन दो पॉइंट के अक्रॉस जैसे ही वोल्टेज V1 आपको मिल जाएगा, उसमें आप इस वोल्टेज को ऐड करेंगे तो आपका ये वाला V वोल्टेज आपको मिल जाएगा। अब इस नेटवर्क में आप देखेंगे V1 आपको निकालना है, तो V1 के लिए आप पूरे वोल्टेज का यहाँ पर समेशन कर देंगे। तो यहाँ पर ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज और इस 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पर करंट I2 कितना था, 5 एम्पियर था, तो 5 एम्पियर इंटू 2 ये 10 के इक्वल हो गया। यहाँ आपका पैरेलल वोल्टेज 10 था ही, तो ये 10 हो गया, और यहाँ पर फिर से 10 वोल्ट हो गया। टोटल वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो V1 आपका कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पर टोटल करंट कितनी थी, 5 एम्पियर 1 ओम के अक्रॉस, तो ये भी जुड़ेगा, तो +5। तो टोटल वोल्टेज जो भी आएगा, वो जो भी आएगा वो होगा V1 प्लस ये वाला वोल्टेज, और जो कि आपका टोटल, आप जब इसको समेशन करेंगे तो टोटल आ जाएगा 35 वोल्ट। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ नोड ए बी सी रिस्पेक्टिवली। दोस्तों ये दिखाई काफ़ी डेंजर पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले आपसे पूछा है कि नोड ए बी और सी के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको एक इक्वेशन लगानी है। इस नेटवर्क में आप इस डायरेक्शन में एक करंट मान लीजिए I1 करंट हमने यहाँ पर मान ली है, और वही I1 करंट आपके पूरे सर्किट में फ्लो होगी। तो इसके अक्रॉस जब आप इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो इसमें से भी करंट I1 जाएगी, यहाँ भी I1 जाएगी, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी I1 जाएगी। और जब हम इसको EMF इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या पड़ेगी, ये सभी वोल्टेज आप देखेंगे तो इनकी जो पोलैरिटी है वो इस तरीके से दी हुई है कि इनका समेशन होगा। सबसे पहले आपको वोल्टेज की पोलैरिटी समेशन के लिए आना चाहिए। जिस तरीके से यदि वोल्टेज की पोलैरिटी यदि इस फॉर्म में दी हुई है आपको, तो इनका समेशन होगा, V1 और V2 का समेशन होगा। लेकिन यदि पोलैरिटी इस तरीके से दी हुई है कि ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर V1 और V2 जो होंगे वो आप देख रहे होंगे, ये समेशन होगा यहाँ पर। और यदि सेम उससे नोड से जुड़े होते ये, तो वहाँ पर ये इनका डिफरेंस होता। यहाँ आप देखेंगे ये प्लस वाला टर्मिनल इसके नेगेटिव से है, ये प्लस वाला टर्मिनल नेगेटिव से है, यहाँ प्लस ये नेगेटिव से है, तो इनकी पोलैरिटी इस फॉर्म में है, प्लस नेगेटिव। तो इस फॉर्मेट में इनकी पोलैरिटी जो है वो एडिटिव है, ना कि सब्सट्रैक्टिव। तो यहाँ पर एडिटिव पोलैरिटीज होने के कारण ये तीनों वोल्टेज समेशन हो जाएगा, और जो कि हो जाएगा 4.5 माइनस सभी का रेजिस्टेंस 30 है, और उसमें से करंट भी फ्लो आपकी I1 हो रही है, तो -90 I1, ये इक्वल मैंने इक्वेशन लिख दी है, और इक्वल टू 0। तो ये जो आपने EMF इक्वेशन लिखी है, यहाँ से आप I1 निकालेंगे इस सर्किट में। अब I1 कितना आएगा, 4.5 डिवाइडेड बाय 90, यानी ये I1 हो गया। अब इस यदि नोड पर आपको वोल्टेज चाहिए, तो ये 1.5 माइनस इसमें से जितना ये आपका वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, तो आपने करंट इस डायरेक्शन वाली थी, तो वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पर प्लस और माइनस होगी, और यहाँ माइनस और प्लस। तो ये सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी इसमें है यहाँ पर,
क्योंकि आपने करंट इस डायरेक्शन में लेके चली हुई है, और जब ऐसी डायरेक्शन में करंट है तो इस रेजिस्टेंस पर पोलैरिटी ऐसी होगी, प्लस और नेगेटिव। और यहाँ पर आप वोल्टेज की पोलैरिटी देखें तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से है कि ये इनका डिफरेंस होगा, यानी सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटीज हैं। और इसके आपने I1 निकाल लिया था। I1 आपका कितना आया था? वो आया था 4.5 डिवाइडेड बाय 90। ये वाला वोल्टेज आपको निकालना है। तो इसमें से करंट आपको मालूम चल गई है, I1 वो है 4.5 डिवाइडेड बाय 90 इंटू इसके चूंकि वोल्टेज चाहिए था तो इंटू 30, इसका रेजिस्टेंस जितना है, तो ये आपने एक फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ आर 30 दिया हुआ है, और आई आपका कितना है 4.5 डिवाइडेड बाय 90। तो यहाँ ये भी यानी R30 के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो आपको निकल आया है, ये होगा 1.5। यानी ये वोल्टेज भी 1.5 है और ये वोल्टेज भी 1.5 है। आर के अक्रॉस 1.5, इसके अक्रॉस 1.5, और दोनों सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटीज में हैं। तो यहाँ पर -1.5 माइनस प्लस 1.5, यहाँ पर आपका टोटल वोल्टेज इस नोड के अक्रॉस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो ए पर आपको दिखाई पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ सेम पोलैरिटीज हैं, सेम रेजिस्टेंस है, सेम वोल्टेज सोर्स है, तो सभी नोड पर वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा? 0। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिखाई थोड़ा सा टफ पड़ रहा था, लेकिन जब आप इसको ध्यान से करेंगे तो आपको काफ़ी इजी दिखाई पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो आपको फिर से एक सर्किट दिया हुआ है। अब फिर से थोड़ा सा डरावना आपको दिख रहा है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल आप एक इक्वेशन लगाएंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। In the given figure, the potential difference between terminal N and O, इस O टर्मिनल और इस N टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा एक दो पॉइंट लेके यहाँ पर चलने पड़ेंगे। एक O पॉइंट हमने मान लिया और एक N पॉइंट मान लिया। सबसे पहले आप एक पॉइंट माना आपने, O पॉइंट एक मान लीजिए, एक हमने एक वहाँ पर N पॉइंट मान लिया। अब O पॉइंट पर आप इस पूरे सर्किट को ले लीजिए एक बार, और जो कि N से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम O से और N से एक ऐसा सिंपल सर्किट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये वाला लिया, ये वाला पाथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम ये वाला पाथ लेने की कोशिश करेंगे, और फिर ये वाला पाथ। तो आप जब आप इस सर्किट को बनाएंगे तो आपको दो पॉइंट जो हमने लिया है O और N के बीच कैसा सर्किट आपको दिखाई पड़ेगा? एक ऐसा जिसमें 30, एक फिर वोल्टेज सोर्स ऐसा, और फिर एक वोल्टेज सोर्स, और फिर एक रेजिस्टेंस। और इस तरीके से आपको ये सर्किट दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर O है और यहाँ आपका N है। ये आपका 10 वोल्ट है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस कितना था? 10 ओम है। यहाँ पर 20 वोल्ट है, यहाँ 20 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 30 वोल्ट है, और यहाँ रेजिस्टेंस जो है आपका वो है 20 ओम। अब आपको ये सर्किट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, सिंपल आपका सर्किट कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पर दो पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, O और N। अब आप देखेंगे कि तीनों के अक्रॉस इस O पॉइंट पर आपको वोल्टेज यहाँ पर पूछा गया है। तो उसको आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आप सिंपल एक इक्वेशन लगाएंगे, नोडल एनालिसिस, और नोडल एनालिसिस के द्वारा ही आप O पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप वो नोड पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए नोडल एनालिसिस लगाएंगे। इस पॉइंट पर मैंने O पॉइंट पर मान लिया वोल्टेज यहाँ पर V है। तो अब V के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, V माइनस ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये वाला रेजिस्टेंस, प्लस V माइनस ये वाला वोल्टेज अपॉन ये वाला रेजिस्टेंस, V माइनस 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम रेजिस्टेंस। ऐसे ही आप ये नोडल एनालिसिस इस पॉइंट के लिए लिखेंगे। तो वही इक्वेशन चलिए लिख लेते हैं, और ये इक्वेशन होगी, इस पॉइंट पर आपने V वोल्टेज माना था, तो V प्लस 10 ये वाला रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं डिवाइडेड बाय 10, प्लस V प्लस 20 डिवाइडेड बाय 20, प्लस V प्लस 30 डिवाइडेड बाय 20। सभी ब्रांच के लिए हमने एक ये नोड एनालिसिस इसका कर लिया है, इक्वल टू 0। यहाँ से आपको V फाइंड करना है। V आप इसमें से आप निकाल सकते हैं, सिंपली आप LCM लेंगे, 20 आएगा, और ये 2V प्लस 20 प्लस
20 से 20 एक बार ही जाएगा, और v+20 प्लस v+30। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू आपका निकल के आएगा, वो होगा 17.5 वोल्ट। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ ये देखने की ज़रूरत थी कि ये सर्किट आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने एक दो पॉइंट यहाँ पर लिए ओ और एन, उसके बाद इक्विवेलेंट जब सर्किट बनाया आपने, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, और अब आप देख रहे हैं कि आपने इसको आसानी से इसको निकाल लिया है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 17.5। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर जो काफ़ी डरावने दिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजीली आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में एक 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर दिया हुआ है जो कि 20 वोल्ट से 200 वोल्ट से चार्ज हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, और एक और रेजिस्टेंस, एक और कैपेसिटर आपको दिया हुआ था जिसकी वैल्यू है 30 माइक्रोफैरेड। 30 माइक्रोफैरेड एक और कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस आपने इसको जोड़ दिया है, और ये 30 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर था ये फुल्ली डिस्चार्ज था। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? यानी पहले एक कैपेसिटर था, वो 200 वोल्ट से चार्ज था, उसके बाद हमने उस कैपेसिटर को लेके एक 30 के साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि तो यहाँ पर आपको गिवन क्वांटिटीज आपकी थी 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो यहाँ पर चार्ज आप दोनों कॉम्बिनेशन में देखेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन में चार्ज यानी Q आपका इक्वल होगा। तो पहले जब आपने सिंपल, आपका एक कैपेसिटर था 50 माइक्रोफैरेड का, तो इसमें से चार्ज आप निकाल लीजिए Q इक्वल टू सी वी। सी आपका 50 था माइक्रोफैरेड, इंटू वी वोल्टेज आपका 200 था, तो ये कितना हो गया? 10,000 माइक्रो कूलाम। यहाँ आपका ये क्यू हो गया। जैसे ही आपने इसको कॉम्बिनेशन में लाए आप 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के, तब यहाँ पर क्या कंडीशन हुई वो आपको देखना है। जब आप 30 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस आप जब इसको लाए तो यहाँ पर एक C1 था, पहले था, अब ये C2 हो गया। तो ये चूंकि कुछ वोल्टेज से चार्ज था, यहाँ पर आपने जब C2 30 माइक्रोफैरेड और ये 50 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, तो जब इस कॉम्बिनेशन को हमने लगाया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया, ये वोल्टेज आपसे पूछा गया है, और यही पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है कॉम्बिनेशन के अक्रॉस। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि, तो आप देखेंगे कि क्यू न्यू कंडीशन में वो हो गया C1 प्लस, चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, C1 C2 इंटू वी वी, जो कि अब जो वोल्टेज आने वाला है C1 C2 आपको दिया हुआ है 50 प्लस 30 माइक्रोफैरेड इंटू वी आपको निकालना है, और Q आपने निकाल चुके थे जो कि था आपका 10,000। यहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सिंपली दिखाई पड़ेगा 125 वोल्ट। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 125 वोल्ट। इजी था, बस थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि कॉम्बिनेशन यदि पैरेलल भी हो जाए, लेकिन यदि वो डिस्चार्ज था फुल्ली, तो यही 200 वोल्टेज उसको चार्ज करेगा, और उसको चार्ज करने के बाद इसका वोल्टेज कम होगा, तो 200 से तो वो वोल्टेज कम ही होगा, तो एक तो आंसर नहीं था। उसके बाद कितना कम होगा ये आपको थोड़ा से चार्ज मेथड से आपको इसको देखना था। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज 10 kVA transformer has full load iron and copper loss 324 into and 400 watt respectively. The load corresponding to the maximum efficiency is, तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए लोड क्या होगा? तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए केवीए इक्वल टू फुल लोड केवीए, और स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर आपका होगा फुल लोड आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस। तो फुल लोड के भी आपको 10 दिया था, यहाँ पर आप स्क्वायर रूट के अंदर आयरन लॉस आपको दिया था 324 डिवाइडेड बाय
कॉपर लॉस कितना था 400। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका सही आंसर कितना दिखाई पड़ जाएगा, जो कि होगा 9 kVA। तो सही आंसर क्या था, ऑप्शन ए था। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 250 500 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर रेशियो दिया हुआ है, 10 kVA 50 हर्ट्ज टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड सप्लाई विथ 250 वोल्ट लोड फ्रॉम सोर्स, और आउटसाइड में 750 वोल्ट लाना है। इस तरीके से आपने ट्रांसफार्मर से, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से एक आपका कनेक्शन दिया हुआ था, उससे आपने यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है। और ऑटो ट्रांसफार्मर में आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये 250 वोल्ट और यहाँ पर 500 का जो आपका टर्न था या वोल्टेज था, इसका आपने समेशन करके आउटपुट साइड वोल्टेज कितना रख दिया है 750। ये टोटल वोल्टेज आपका कितना हो गया 750, और सप्लाई साइड में वोल्टेज कितना रखना है 250, ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो इस ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या होगी, आप जब आपने टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस बाइंडिंग का करंट आपको मालूम होना चाहिए, और उसका करंट निकालने के लिए आप सबसे पहले जो 500 वाला टर्न रेशियो था या सेकेंडरी साइड यहाँ पर हम बोले ये I2 कितना था, ये आपको I2 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टर्न देखेंगे 5 थे, यहाँ 250 थे, और 10 की भी आपको रेटिंग दी थी। तो इस 10 के से आप देखेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तरफ आप सबसे पहले I2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस I2 को आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 10 को आप VA में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 10K को आपने VA में जब कन्वर्ट किया तो ये 10,000 के इक्वल VA में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी यानी 500 वोल्ट तरफ आपका करंट कितना था, जो कि हम निकालना चाह रहे हैं इसमें, क्योंकि KVA दोनों तरफ सेम रहता है। यहाँ पर आप I2 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका आपको वोल्टेज दिया हुआ है 500। यहाँ से आप जब इसका टर्न रेशियो से आप करंट निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 एम्पियर के इक्वल आपको ये हो जाएगा। अब I2 आपने निकाल लिया है। अब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आप चलें, यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल आपका 750 वोल्ट था, यहाँ पर आपका 250 वोल्ट, यहाँ पर 500, और यहाँ पर आपकी इनकमिंग थी। तो आउटपुट तरफ आपका वोल्टेज 750 दिया हुआ है, ये करंट आपने निकाल ली है 20। अब आपसे VA यानी KVA रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की पूछी है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की KVA रेटिंग क्या होगी, इस तरफ का सेकेंडरी तरफ का इसका वोल्टेज जो कि है 750, और सेकेंडरी तरफ का ही करंट जो कि है 20 एम्पियर। तो आप ऑटो ट्रांसफार्मर की जब आप निकालेंगे तो 750 इंटू 20 एम्पियर, तो ये KVA में जब आप इसको निकालेंगे तो ये 15 KVA के इक्वल रेटिंग इसकी आ जाएगी। यानी रेटिंग आप देखेंगे तो रेटिंग KVA बढ़ गया है उसका, पहले 10 था अब 15 हो जाएगा, लॉसेस भी कम हो जाएंगे इसमें। Which of the following test on transformer determined its leakage reactance? लीकेज रिएक्टेंस के लिए शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट टेस्ट से उसके बहुत सारे पैरामीटर निकलते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस भी निकलते हैं। और एक और आपको दिया हुआ है संपना टेस्ट। संपना टेस्ट क्या होता है, ट्रांसफार्मर के केस में जब आप ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो इन शॉर्ट सर्किट के लिए सभी के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं, एक साथ दोनों को आप नहीं कर पाते हैं। तो इससे एग्जैक्ट आपको टेम्परेचर राइज कितना होगा ट्रांसफार्मर में ये आपको मालूम नहीं चलता है। इसलिए आप इस केस में आप दो ट्रांसफार्मर को लेते हैं समटन टेस्ट में, और उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखते हैं कि उनकी प्राइमरी जो होती है वो पैरेलल में कनेक्टेड होती है, और जो सीरीज सेकेंडरी होती है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में रहती है। तो इस टाइप से कुछ अरेंजमेंट होता है, प्राइमरी पैरेलल में होती है, सेकेंडरी सीरीज में होती है, और इसके बाद एक साथ दोनों शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट टेस्ट इसमें कराने की कोशिश की जाती है, जिससे कि एग्जैक्ट टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है। तो ये समटन टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर में, ये टेम्परेचर राइज को चेक करने के लिए किया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया हुआ है, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्रांसफार्मर लगेंगे, दूसरा होता है इसमें किस लिए किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि सबसे पहले जब आप
किसी सब स्टेशन में विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहली जो डिवाइस होती है, सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है लाइटनिंग अरेस्टर, एलए जिसे हम बोलते हैं। तो लाइटनिंग अरेस्टर किसी भी सब स्टेशन का पहला ऐसा पार्ट होता है जो सबसे स्टार्टिंग में लगा होता है। तो सबसे पहले ये आप कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि किसी भी सब स्टेशन में पहला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एयर ब्रेक स्विच, सर्किट ब्रेकर, फिर एयर ब्रेक स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर या हम बोले एयर ब्रेक स्विच यहाँ पर लगे हुए होते हैं, और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होने के बाद ही इनको हम ओपन क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर रहेगा। लाइटनिंग अरेस्टर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर दो आइसोलेटर रहते हैं या जिन्हें बोलते हैं एयर ब्रेक स्विच। उसके बाद बीच में यहाँ पर सर्किट ब्रेकर होगा और लास्ट में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यानी डीटी होता है। तो ये उन्होंने क्रम पूछा था जो कि आपका होगा एलए, एबीएस, सीबी, एबीएस एंड डीटी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कनेक्शन ट्रांसफार्मर में यूज होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए और कौन सा कनेक्शन होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार लगातार ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले दो तीन टर्म इसमें आप ध्यान में रखने की बात है। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी वोल्टेज किस कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो ये होता है डेल्टा स्टार। इसमें कितना, यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न एक जैसे लेके चले तो यहाँ पर 173% आपको वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी साइड, यानी आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ के वोल्टेज हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ 73% वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कनेक्शन के लिए कौन सा सूटेबल होगा, तो डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन होगा। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कौन सा कनेक्शन यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको यहाँ पर न्यूट्रल की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होने के कारण सेकेंडरी जो होती है उसकी वो स्टार कॉम्बिनेशन में होगी, इसलिए डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है और स्टार डेल्टा जो कॉम्बिनेशन होता है वो पावर ट्रांसमिशन में होता है। दोस्तों एक और यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन इन द ट्रांसफार्मर कनेक्शन इज। तो यहाँ पर मोस्ट इकोनॉमिकल यदि हम बात करते हैं तो वो हमारा होता है डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन, और अनइकोनॉमिकल यदि हम बात करें तो वो होता है स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन। तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यदि हम बात करें तो डेल्टा स्टार कॉम्बिनेशन होता है। इनके ऊपर बहुत सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं जिनको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सभी टाइप के कनेक्शन, कितना वोल्टेज बढ़ेगा कितना कम होगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि स्टार और डेल्टा में कॉम्बिनेशन में सेकेंडरी तरफ वोल्टेज बहुत कम मिलता है, ये लगभग 53.8% के इक्वल होता है। और या ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि लगभग 43 के अप्रोक्स या 42 के अप्रोक्स यहाँ पर परसेंट में वोल्टेज कम मिलता है सेकेंडरी तरफ। तो यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि इसमें वोल्टेज कम होता है, तो ये याद रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर आपको दी हुई है, फील्ड का रेजिस्टेंस यहाँ पर 250 दिया हुआ है, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो दिया है 0.1 दिया है। यहाँ पर आर्मेचर हो गई आपकी, और यहाँ पर आपकी इनकमिंग सप्लाई जो दी हुई है वो है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट आपकी इनकमिंग सप्लाई दी है। सबसे पहले आप फील्ड करंट आई एफ निकालने की कोशिश करेंगे जो होगी 250। ये वोल्टेज सभी के अक्रॉस है, यानी फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस भी 250 होगा, डिवाइडेड बाय 250 ओम इसका रेजिस्टेंस है तो 250। तो यहाँ से फील्ड करंट आपकी निकल कर आ गई 1 एम्पियर। अब फील्ड करंट आपको मालूम चल गई है। अब यहाँ आपने जो कॉम्बिनेशन बनाया था यहाँ से ये करंट आपको इसमें दी हुई है जो कि है 11 एम्पियर, यानी इनपुट से अपने 11 एम्पियर इसका करंट आया। आर्मेचर में आपका रेजिस्टेंस आपको मालूम है 0.1, और ये करंट आपको नहीं मालूम है अभी। यहाँ आपको फील्ड करंट मालूम चल गई है जो कि है 1 एम्पियर, जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो इस आर्मेचर में करंट कितनी जाएगी, टोटल 11 एम्पियर आ रही थी, फील्ड में 1 एम्पियर चलेगी, तो यहाँ पर कितनी 10 एम्पियर यहाँ से आर्मेचर करंट हो जाएगी, यानी आई ए आपकी 10 एम्पियर हो गई। अब 10 एम्पियर करंट हो जाने के कारण आपका आर्मेचर यहाँ से 250 वोल्ट आपने दिया हुआ था,
और ये आर्मेचर था, यहाँ पर 0.1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये करंट आपकी 10 एम्पियर आ रही है। अब आपसे पूछा है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितनी होगी, तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितनी होती है, यहाँ ये वोल्टेज होता है ई, इस आर्मेचर में से जो करंट हो रही है उसको आर्मेचर करंट यानी आई ए, तो यहाँ पर मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगी वो होगी ई इंटू आई ए। ई वोल्टेज आपको गिवन है, ई वोल्टेज गिवन नहीं है, ई वोल्टेज आपको निकालना पड़ेगा और वो होगा 250, यहाँ से आप ई एम एफ इक्वेशन लगाएंगे 250 माइनस आई ए आर ए, तो 250 माइनस आई ए यानी आर्मेचर करंट 10, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1, यहाँ से आपका 249 आपका आर्मेचर का वोल्टेज आ जाएगा। ई आ गया है, आइए आपको, सॉरी यहाँ से कुछ कम आएगा ये, नहीं ई 249 ही आएगा। आइए आपको 10 गिवन है, और तो ई जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आपका मैकेनिकल पावर आपको दिख जाएगी 2.49 किलोवाट। ये इन्होंने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया, इसे डिवाइडेड बाय 1000 आप उसमें डिवाइड कर देना, तो 2.49 यानी मैकेनिकल पावर जो डेवलप्ड आपसे पूछा है वो होगी ई इंटू आई ए। अगला क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों, थोड़ा सा पास चलते हैं, कंपेंसेटिंग बाइंडिंग इन द डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में कंपेंसेटिंग बाइंडिंग क्यों होती है, कैंसिल आउट आर्मेचर रिएक्शन 80। सबसे पहले यहाँ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आपको मालूम होना चाहिए कि एक आर्मेचर बाइंडिंग के साथ कॉम्बिनेशन में यानी सीरीज कनेक्शन में, आर्मेचर बाइंडिंग के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ही कंपेंसेटिंग बाइंडिंग का यूज हम डीसी मशीन में करते हैं। जितना ईएमएफ यहाँ से होगा उसके अपोजिट में उतना ही ईएमएफ कंपेंसेटिंग बाइंडिंग यहाँ पर लगाने की कोशिश करती है। चूंकि हमने सीरीज में इसलिए इसको कनेक्ट किया है कि जितना करंट यानी जितना एम्पियर टर्न इसके आर्मेचर से होगा उतना ही एम्पियर टर्न कंपेंसेटिंग बाइंडिंग भी यहाँ पर अपोजिट में यहाँ से अप्लाई होगी, जिससे कि कैंसिल आउट हो जाने के कारण टोटल एम्पियर टर्न यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसलिए कंपेंसेटिंग बाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। डीसी मोटर में होस्ट होस्ट में किस मोटर को यूज करते हैं, तो होस्ट आप ये इस तरीके से मोटर होती है, इसमें किसी आप एक वेट को उठाने की कोशिश करते हैं और इसमें यहाँ ये आपकी मोटर लगी हुई होती है, तो ये जब ये चलती है मोटर तो यहाँ से आपका वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट कर सकते हैं आप इसे, तो इसमें सीरीज मोटर आपकी यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, एन एसी फीड यूनिवर्सल मोटर व्हेन फीड विद डीसी वोल्टेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर टॉर्क काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई मिलेगा यदि आप डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं यूनिवर्सल मोटर में। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मोटर है कोई इंडक्शन मोटर जिसमें कि कॉपर लॉस आपको दिया हुआ है 625 वॉट, 4% स्लिप दी हुई है, आपसे डेवलप्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर आपसे पूछा है। तो सबसे पहले इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉस जो होता है, रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू होता है एस पी जी। पी जी यहाँ पर होती है एयर गैप पावर, एस होती है यहाँ पर स्लिप। तो सबसे पहले आपको रोटर कॉपर लॉस यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में एयर गैप पावर दी रहती है, स्लिप दी रहती है, आपसे रोटर कॉपर लॉस पूछा जाता है, लेकिन अपने क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे कि मैकेनिकल पावर डेवलप पूछा हुआ है। तो एक यहाँ पर रिलेशन होता है, रोटर का कॉपर लॉस इक्वल टू स्लिप डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्लिप इनटू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड निकाल सकते हैं यदि आपको कॉपर लॉस दिया हुआ है और स्लिप दी हुई है। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ये दोनों क्वांटिटीज आपको गिवन है और यहाँ से आप सीधा मैकेनिकल पावर डेवलप्ड निकाल सकते हैं इजीली। अगला क्वेश्चन है, 6 पोल हाइड्रो अल्टरनेटर 600 आरपीएम पर रोटेट हो रहा है, कोई अल्टरनेटर है जो कि 600 आरपीएम पर रन हो रहा है, 6 पोल दिए हुए हैं, एक इंडक्शन मोटर के साथ इसको जोड़ दिया है जिसकी स्पीड है 855 आरपीएम, तो परसेंटेज स्लिप कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपको थोड़ा सा
इस फॉर्मेट में अरेंज है। यहाँ पर यदि आपको इंडक्शन मोटर की पोल गिवन नहीं है तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर पोल लेके चलने पड़ेंगे इंडक्शन मोटर में 4। शायद क्वेश्चन में छूट गया है या गिवन नहीं है, ये हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो। यहाँ इंडक्शन मोटर में यदि आप पोल 4 लेकर चलेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप हाइड्रो अल्टरनेटर, यहाँ से आपने सप्लाई दी होगी इंडक्शन मोटर को। इंडक्शन मोटर में सप्लाई देने के कारण उसमें एक एनएस फील्ड जनरेट होगी, एक एनआर जनरेट होगी। तो एनआर रोटर की स्पीड होगी और एनएस आपकी रोटेटिंग जो स्टेशनरी फील्ड है उसकी स्टेटर साइड की जो फील्ड है उसकी स्पीड है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 120 एफ फ्रिक्वेंसी आपको निकालना है हाइड्रो अल्टरनेटर की। एफ मान ली हमने और पोल आपको 6 दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको स्पीड दी हुई है अल्टरनेटर की 600। यहाँ से आप फ्रिक्वेंसी निकालेंगे जो कि आएगी 30 हर्ट्ज। यानी इतनी सप्लाई का आपने अल्टरनेटर इंडक्शन मोटर के अक्रॉस जोड़ दिया है। तो इंडक्शन मोटर की जो स्टेशनरी फील्ड होगी वो किस स्पीड से रोटेट करेगी, यानी एनएस, वो आपको इससे निकाल सकते हैं। अब एनएस कैसे निकालेंगे, आपको एनआर यहाँ पर इंडक्शन मोटर का दिया हुआ है, एनएस आपको निकालना है 120 एफ। एफ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपकी उतनी ही है, लेकिन इंडक्शन मोटर की यदि आप पोल 4 लेकर चलेंगे तो यहाँ पर 900 आपकी एनएस निकल कर आएगी। एनएस आ गई है, एनआर दिया हुआ है 855, तो यहाँ से स्लिप आप निकाल सकते हैं एनएस माइनस एनआर डिवाइडेड बाय एनएस। तो यहाँ से आप स्लिप निकाल सकते हैं और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5% स्लिप या 0.05 यहाँ पर शो होगा। अगला क्वेश्चन है रोटर और स्टेटर के एमएमएफ आपको दिए हुए हैं सिंक्रोनस मशीन में, जिसे हमने स्टेटर का बोला है एमएमएफ स्टेटर एस से रिप्रेजेंट किया है और एमएमएफ ऑफ रोटर को एमएमएफ आर से रिप्रेजेंट किया है। तो किसी भी मशीन में, चाहे वो इंडक्शन मोटर की बात हो, चाहे वो सिंक्रोनस मशीन की बात हो, चाहे आपकी डीसी मशीन की बात हो, स्टेटर साइड की जो रोटेटिंग फील्ड होती है और रोटेटिंग फील्ड ऑफ रोटर साइड, रिलेटिव स्पीड इनके दोनों में तीनों केसों में वो होती है, वो जीरो होती है। यानी जितनी स्पीड से स्टेटर रोटेट करेगा उतनी ही से रोटर करेगा, रोटर की स्पीड होगी। तो यहाँ पर कुछ एंगल हो सकता है, जैसे कि आप सिंक्रोनस मशीन में लोड एंगल होगा तो इनका डिफरेंस हो सकता है कि एन एस और एन आर के बीच कुछ स्पीड का डिफरेंस हो, लेकिन ये स्पीड इनके बीच कुछ एंगल हो सकता है कि ये हो सकता है थोड़ा डिले से चालू हुआ हो, लेकिन एन एस और एन आर इनकी स्पीड जो होगी वो सेम होगी, लेकिन इनके रिलेटिव बीच में कुछ जो एंगल है वो हो सकता है कुछ डिले हो जाए कि एन आर आपकी पहले चालू हुई थी और एन एस बाद में हुई। तो इनके बीच स्पीड तो सेम होगी, लेकिन रिलेटिव स्पीड की जब हम बात करेंगे तो वो जीरो होगी। अगला क्वेश्चन है व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर गेट्स सडनली डिस्कनेक्टेड। तो यदि आप सिंक्रोनस मशीन का एक्साइटेशन यदि आप हटा देते हैं तो ये रिलक्टेंस मोटर के जैसे बिहेव करने लगती है। कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक कैरेक्टरिस्टिक आपको दी हुई है सिंक्रोनस मशीन में और आपसे पूछा है कि इनमें टॉर्क और स्पीड के बीच कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी जो सिंक्रोनस मशीन के केस में सूटेबल होगी। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक सी जो है वो सूटेबल है, क्योंकि यहाँ स्पीड कांस्टेंट होती है और टॉर्क कांस्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 पोल इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज यहाँ पे सप्लाई दी हुई है और 440 1440 आरपीएम पर ये रोटेट हो रही है। फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटर, तो इंडक्शन मोटर में रोटर की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो होती है एस एफ। एस यहाँ पर स्लिप है और एफ यहाँ पर स्टेटर में से जो फ्रिक्वेंसी है या जो सप्लाई आपने गिवन है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ पर स्लिप आप निकाल लेंगे। स्लिप आप कैसे निकालेंगे, एन एस आप सबसे पहले कैलकुलेट कर लीजिए 120, एफ यहाँ पर 50 दिया हुआ है, पोल आपको दिया हुआ है 4, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो ये 1500 आरपीएम हो जाएगी जो कि एन एस निकल आई है। जब एन एस निकल आया है आपका और एन आर आपको दिया हुआ है तो स्लिप आप निकाल लेंगे एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाय
एन एस। यहाँ से आप स्लिप कैलकुलेट करेंगे, और स्लिप आप कैलकुलेट करेंगे तो आप स्लिप निकालेंगे। उसके बाद रोटर की तरफ जो फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी एस इंटू एफ। तो जो स्लिप थी उसमें मल्टीप्लाई जब आप 50 हर्ट्ज का करेंगे तो आपका सही आंसर कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपका करंट दिया हुआ है और स्टार्टिंग करंट दिया है 50 हर्ट्ज, 4 पोल इंडक्शन मोटर है, और रेटेड करंट। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग करंट ऑफ 50 हर्ट्ज ए 4 पोल इंडक्शन मोटर इज 5 टाइम्स द रेटेड करंट। स्टार्टिंग करंट रेटेड करंट से 5 टाइम्स ज़्यादा है। द रेशियो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू रेशियो ऑफ फुल लोड टॉर्क टू स्टार्टिंग टॉर्क एट रेटेड स्पीड ऑफ 1440 आरपीएम। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्लिप निकालने की कोशिश करना है। स्लिप जैसे ही आप निकाल लेते हैं, यहाँ आप स्लिप निकालने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। टी फुल लोड डिवाइडेड बाय टी स्टार्टिंग इक्वल टू आई फुल लोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्टार्टिंग का स्क्वायर इंटू एस। यहाँ पर स्लिप है, तो स्टार्टिंग करंट और फुल लोड करंट का आपको यहाँ पर गिवन है कि इनका रेशियो जो है वो 5 टाइम्स है, यानी 5 का स्क्वायर टी फुल लोड डिवाइडेड बाय टी स्टार्टिंग टॉर्क का रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो ये आपको आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई फुल आपको 5 दिया था, तो 5 आपने यहाँ पर दोनों का रेशियो लिख दिया है। एस यहाँ पर स्लिप है, इंटू एस यहाँ पर निकालना है। तो स्लिप आप कैसे निकालेंगे, तो स्लिप आप निकाल लीजिए। यहाँ पर 1500 इसकी स्पीड है, निकाल लेते 120 इंटू 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी 4, यानी 1500 ही आरपीएम है एन एस, और एन एस निकल आई है। तो आप स्लिप निकाल लीजिए। 1500 माइनस एन आर आपका 1440 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 1500। तो यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाएगी 60 डिवाइडेड बाय 1500। ये आपकी स्लिप हो गई है। और यहाँ ये आपकी 25 आपकी आई स्क्वायर था, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 25 हो गया था। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये टोटल आपकी निकल कर आएगी 1। तो रेशियो के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। टी फुल लोड डिवाइडेड बाय टी स्टार्टिंग इक्वल टू आई फुल लोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्टार्टिंग का स्क्वायर इनटू एस फुल लोड। तो इस फॉर्मूले से आपने ये इसका कैलकुलेशन किया है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर एट लो स्पीड विल बी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपको इंडक्शन मोटर की मालूम होना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से कुछ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक होती है, और एस यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 0 होता है। और यहाँ आप देखेंगे कि स्टार्टिंग कंडीशन में सॉरी, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है। यहाँ आप देखेंगे स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, एंड यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ देखिएगा आपको टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस। एस यहाँ स्लिप है, टी यहाँ पर टॉर्क है। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग कंडीशन में, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये स्टेबल रीजन होता है और ये अनस्टेबल रीजन होता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है, और जैसे ही स्पीड उसकी ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन के बाद अनस्टेबल कंडीशन में चली जाती है, और वहाँ पर टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस यहाँ पर रिलेशन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एस। नो लोड वोल्टेज वी एन एल दिया है, फुल लोड वोल्टेज वी एफ एल दिया है। ट्रांसफार्मर में यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो ऐसा किस कंडीशन में आप इनको दोनों को इक्वल ला सकते हैं, तो जब आपका ट्रांसफार्मर लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में नो लोड और फुल लोड वोल्टेज आपके इक्वल हो सकते हैं।
एक सप्लाई नेटवर्क आपको दिया हुआ है, इनपुट में नो लोड वोल्टेज आपको देख रहे होंगे 500 केवी दिया हुआ है। द लाइन कैन बी मोडेड विद ABCD पैरामीटर, तो ABCD पैरामीटर दिए हुए हैं। और एस्टिमेटेड सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना होगा, सेंडिंग एंड वोल्टेज आपसे पूछा है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा, वो होता है A या D इनटू आपने इनपुट में जितना वोल्टेज उसको दिया हुआ है, रिसीव एंड वोल्टेज अंडर नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में कितना था 500 केवी। यहाँ एक ही क्वांटिटी आपको 0.8 दी हुई है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज आपको मिल जाएगा, वो होगा 400 केवी। अगला क्वेश्चन है, surge impedance of three phase 400 kV transmission line is 200 ohm. The surge impedance loading is, तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग यानी पावर आपसे पूछा गया है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर आर, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 400 केवी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आपको दिया हुआ है 200। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका सही आंसर कितना होगा 800 मेगावाट। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर के बीच रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है AD माइनस BC इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन पी साइड ऑफ गिवन PN जंक्शन रिजल्ट इन, तो डोपिंग किस लिए करते हैं, एक आप जब आप PN साइड देखेंगे तो यहाँ होल होते हैं और यहाँ N में इलेक्ट्रॉन होते हैं। होल और इलेक्ट्रॉन इनके पी और एन जंक्शन के बीच में यहाँ पर एक लेयर होती है जिसे हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। यहाँ पर नो मोबिलिटी रहती है, यानी नो मोबाइल चार्जेस रहते हैं, या कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है। लेकिन जैसे ही हम डोपिंग बढ़ाते हैं, डोपिंग बढ़ाने पर पी और एन तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये डिप्लेशन लेयर कम होती जाती है, यहाँ पर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो डोपिंग बढ़ाने पर आप देखेंगे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसकी डोपिंग लेयर जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी डोपिंग बढ़ाने पर। या बेस को पतला करना होता है जब भी जंक्शन में, तो वहाँ पर डोपिंग की जाती है, बेस पतला हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन डिप्लेशन लेयर विथ विड्थ ऑन पी साइड। पी साइड में लाया था तो पी तरफ की ही डिप्लेशन लेयर वहाँ पर कम हो जाएगी। एक कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का जिसमें कॉमन बेस में दिया हुआ है करंट गेन यानी अल्फा आपको दिया हुआ है 0.98, आपसे बीटा पूछा है। बीटा आप निकाल सकते हैं, बीटा के लिए आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा। ये यहाँ पर आपसे बीटा पूछा था और अल्फा आपको 0.98 गिवन है, डिवाइडेड बाय 1 - 0.98। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 49। एक और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अल्फ़ा हमेशा हमेशा ही अल्फ़ा लेस देन 1 होता है और बीटा हमेशा लेस देन ग्रेटर देन 1 होता है। तो इससे भी एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये 0.02 तो नहीं होगा, और बाकी के लिए आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइप ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज्ड इन डोमेस्टिक फैन। डोमेस्टिक फैन में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर ही हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट आपको देवी दिया हुआ है जिसमें कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ पर आपकी सप्लाई जुड़ी हुई है। आपसे पूछा है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए ये डायोड ऑन रहेगा। तो यहाँ पर आप इसकी वेवफॉर्म देखेंगे तो आपको 200 यहाँ पर मैक्सिमम गया है, ये मैक्सिमम कितना है आपका वोल्टेज 200। और कुछ यहाँ पर वोल्टेज ये होगा जो आपने ई दिया हुआ है, ये वोल्टेज है इक्वल टू 100। तो जैसे ही इस तरफ एनोड तरफ वोल्टेज कैथोड तरफ की वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो ये डायोड आपका ऑन हो जाएगा, ऑन होते ही ये शॉर्ट हो जाएगा और ये वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलने लगेगा। आपसे पूछा वही है कि डायोड कितने ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करेगा। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले आप एक वेवफॉर्म बनाइए जिसका मैक्सिमम आप देखेंगे कि 200 तक दिया हुआ है। यहाँ ये 100 वोल्टेज है,
जैसे ही 100 के वोल्टेज के ऊपर, ये आपका 100 है, 100 के ऊपर जैसे ही आपका वोल्टेज आता है ये डायोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कैथोड तरफ, यानी कैथोड तरफ वोल्टेज तो 100 हमेशा फिक्स ही है। यहाँ जैसे ही वोल्टेज एनोड तरफ वोल्टेज 100 से ऊपर जाएगा डायोड ऑन हो जाएगा और आपका डायोड कंडक्ट करता रहेगा। तो जैसे ही आप देखेंगे इस वेवफॉर्म के थ्रू कि ये वाला जो वोल्टेज है यानी 100 वोल्ट, इसके जैसे ही ऊपर जाएगा ये डायोड का वोल्टेज इतनी ड्यूरेशन के लिए ऑन होगा। यानी आप सर्किट से देखेंगे इतनी ड्यूरेशन के लिए ही ये डायोड ऑन है। बाकी के लिए जैसे ही यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर आएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे ये 100 है और ये आपका जो साइनसॉइडल वोल्टेज था ये 100 से कम हो गया। जब एनोड पर वोल्टेज कैथोड से कम होगा, एनोड पर वोल्टेज कैथोड से कम होगा तो आपका डायोड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ ये ड्यूरेशन आपको निकालनी थी। और यहाँ इसके लिए आप देखेंगे साइनसॉइडल के लिए यहाँ ये वोल्टेज, ये जो एंड है इन पर अल्फा आपको निकालना है या ओमेगा टी निकालना है यहाँ पर। तो ओमेगा टी यदि 30 हुआ तो 200 इंटू साइन 30 कितना होता है, साइन 30, तो 200 साइन 30 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100। यानी 30 डिग्री एंगल के ऊपर ये जो एंगल था आपका यहाँ पर, ये 30 डिग्री से यहाँ से कंडक्ट चालू करेगा, 30 डिग्री से चालू करेगा। और यहाँ पर जो एंगल होगा ये टोटल 180 होगा और यहाँ पर ये कितना होगा 150। तो 30 डिग्री एंगल से लेके 150 तक आपका डायोड में एनोड का वोल्टेज कैथोड से ज़्यादा रहेगा, बाकी के केस में ये कम होगा। इसलिए 30 से 150 ड्यूरेशन के लिए ही डायोड ऑन रहेगा, बाकी के लिए ऑफ रहेगा। तो कंडक्शन कितना होगा 30 डिग्री से लेके 40 डिग्री तक, 150 डिग्री तक ये कंडक्ट करेगा, बाकी के लिए ऑफ होगा। सबसे पहले आप थोड़ा सा एक कंसेप्ट इसमें देख लीजिए, डायोड और के लिए क्या कंडीशन होती है। दोस्तों इस टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। इसको याद करने का तरीका ऐसे है, यहाँ के बना हुआ था इसलिए इसे के बोलते हैं कैथोड, और इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं एनोड। डायोड तभी ऑन होता है जब यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई हो या नेगेटिव हो, या एनोड का वोल्टेज कैथोड से ज़्यादा हो, तो ये डायोड कंडक्ट करता है। इस कंसेप्ट पर ही इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन आज का। आपको ये पार्ट कैसा लगा? यदि आपको पसंद आता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और इसके बाद मैं एक अगला पोर्शन भी इसमें बनाने वाला हूँ। और भी बहुत सारे टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो उन टॉपिक के बारे में मुझे बताइए, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।